जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला में आज हमारी क्लास का टॉपिक है मौर्यकालीन इतिहास जानने के पुरातात्विक साधन या स्रोत। तो हम टेक्निकल कारण के कारण हमारी वो वीडियो ख़राब होगी क्लास की, तो इस वजह से अब दूसरी वीडियो बना रहे हैं। और प्राक मौर्यकालीन जो अभिलेख थे उन पे हमारी चर्चाएं हो चुकी थी और अशोक के जो अभिलेखों से बेसिक जानकारी निकल के आती है उस पे चर्चा हो चुकी थी। तो अगर प्राक मौर्यकालीन अभिलेखों की बात करें कि प्राककालीन कौन कौन से अभिलेख थे, तो पिपेरवा का अस्थिमंजूषा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सौगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख हो जाएगा, फिर हो जाएगा बांग्लादेश का महास्थान अभिलेख, बोगरा का बांग्लादेश में पाया जाने वाला बोगरा का महास्थान अभिलेख, ये अभिलेख थे। और फिर था श्रीलंका का अनुराधापुर अभिलेख और इसके बाद था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो 150 एडी का है, लेकिन उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय की सुदर्शन झील निर्माण की गई थी। चंद्रगुप्त के समय पे जो उसके प्रांतीय शासक थे गिरनार वाले क्षेत्र में पुष्यगुप्त वैश्य, उनके समय में सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। ये जो सुदर्शन झील की जो इतिहास की चर्चा मिलती है वो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चर्चा मिलती है। तो ये 5 अभिलेखों में हमारी चर्चा हो चुकी थी। पिपरवा के अस्थिमंजूषा अभिलेख जो बुद्धि से संबंधित था, दूसरा महास्थान अभिलेख जो बांग्लादेश का पाया जाता था, तीसरा सौगौरा जो यूपी के गोरखपुर में पाया जाता था, सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख भारत का सबसे प्राचीन ताम्रपत्र अभिलेख है। और बगौरा की बात करें कि बगौरा बांग्लादेश के महाशिला अभिलेख वो बांग्लादेश का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। और इन दोनों अभिलेखों में आपातकालीन स्थिति की जानकारी मिलती है, क्योंकि मौर्य काल में बात करें तो मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे। तो चंद्रगुप्त मौर्य भीषण अकाल के टाइम पे उत्तर भारत छोड़ के दक्षिण भारत भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म ग्रहण कर लिए थे, चले गए थे दक्षिण भारत में। तो अकाल पड़ने की जो पुष्टि होती है वो 2 अभिलेखों से सौगौरा के ताम्रपत्र से होती है और बगौरा बांग्लादेश के महास्थान से होती है। दोनों में अन्नागारों की बात की गई है। आपातकाल स्थिति में इन अन्नागारों में अनाज इकट्ठा किया जाता था, फिर लोगों में दान किया जाता था, उनकी सहायता की जाती थी। और अशोक के अभिलेखों से कौन सी बेसिक जानकारी निकल के आती थी, जैसे कि हम बात करें कि अशोक ऐसा पहला शासक था जो अब प्रिंट मीडिया के माध्यम से, जैसे कि आज के टाइम पे पीएम मोदी मन की बात के तहत डायरेक्ट जनता से जुड़ते हैं, अपनी बातें करते हैं, वैसे सेम ही अशोक इतिहास का पहला शासक था जो अभिलेखों के माध्यम से जनता से डायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ पाया, क्योंकि अपने विचार अभिलेखों के माध्यम से वो जनता को उजागर कर पाया, दिखा पाया कि हमारे व्यक्तिगत हमारी क्या भावना है प्रजा के प्रति और हमारे शासन के प्रति, लोगों के प्रति क्या भावनाएं हैं। तो ये अभिलेखों के माध्यम से प्रथम ऐसा शासक था भारतीय इतिहास का जिसने ऐसा काम किया था। और भारतीय इतिहास में अभिलेख जारी करने का जो श्रेय दिया जाता है वो अशोक को ही दिया जाता है। इससे पहले हमने प्राककालीन 5 अभिलेख पढ़ा है, लेकिन उससे पहले फिर भी जो श्रेय दिया जाता है भारत में अभिलेख जारी करने के, लिखवाने की परिपाटी, वो अशोक को ही दिया जाता है। अशोक को प्रेरणा कहाँ से मिली थी अभिलेख लिखने की, तो ये ईरान के डेरियस III से मिली थी, ये भी पूछा जाता है। और ये चर्चा की ये थी कि जैसे कि अशोक के जो अभिलेख हैं अधिकतर जो पाए जाते हैं वो ब्राह्मी लिपि में पाए जाते हैं। तो 60% जो अभिलेख हैं अशोक के वो ब्राह्मी लिपि में पाए जाते हैं और प्राकृत भाषा में पाए जाते हैं। इसके बाद शेष ग्रीक में पाए जाते हैं, आर्मिक में पाए जाते हैं और खरोष्टी लिपि में पाए जाते हैं। इन लिपियों में अशोक के अभिलेख पाए जाते हैं। तो ये बात कर लिए थे। इसके बाद जैसे कि अशोक अपने अभिलेखों में कुछ विशेष शब्द यूज करता है जो पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि संप्रदाय के लिए अशोक अपने अभिलेखों में पाषाण शब्द का प्रयोग करता है। किस शब्द का प्रयोग करता है, तो पाषाण शब्द का प्रयोग करता है, पाषाण शब्द का। और निग्रोध शब्द जो प्रयोग करता है वो जैन के लिए करता है, निग्रोध। और वभंज जो करता है वो ब्राह्मण के लिए करता है, वभंज।
ये 3 शब्द जो करता है, ये करता है ये संप्रदाय के लिए करता है पाषाण, निग्रोध करता है जैनियों के लिए करता है, बवांज जो करता है ये ब्राह्मण के लिए करता है। ये 3 शब्द हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो हम चर्चा कर चुके थे। जैसे कि अगर अभिलेखों की खोजने की बात करें तो अभिलेखों की खोजने के श्रेय में जैसे कि दिल्ली मेरठ के अभिलेखों को सबसे पहले टी पेंथलन ने खोजा था, लेकिन जो पढ़ा गया था वो दिल्ली में ने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसम महोदय ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में पढ़ा था। और जो खोजा गया था दिल्ली मेरठ का पहला अभिलेख वो खोजा गया था टी पेंथलर के द्वारा खोजा गया था। वो पढ़ने में सफलता किसको मिली थी, तो 1837 में जेम्स प्रिंसप को मिली थी। जेम्स प्रिंसप क्या थे, ये टाकशाला अध्यक्ष थे। जहाँ टाकशाला अध्यक्ष वो होते हैं जहाँ पे जो सिक्के जारी किए जाते थे, सिक्के जारी करने वाला अधिकारी को टाकशाला अध्यक्ष कहा जाता था। इसके बाद हम लोगों ने कर लिया था कि जैसे कि अशोक का नाम सभी अभिलेखों में अशोक नहीं मिलता है। हर अभिलेख की जो शुरुआत होती है लिखने की वो राजा प्रियदर्शी से होती है। तो इसमें गलती ये हो गई थी, जो सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है जैसे कि जेम्स प्रिंसम को। जेम्स प्रिंसम महोदय से ये गलती हो गई कि ये इन्होंने जो राजा प्रियदर्शी की पहचान कर दी, तो सेम इसी नाम का राजा श्रीलंका में भी था, प्रियदर्शी तिस्य था, उसके नाम में तिस्य जुड़ जाता था, इनके नाम पे राजा प्रियदर्शी था। तो इनसे ये गलती हो गई थी जेम्स प्रिंसम महोदय से कि इन्होंने पहचान कर दिया था, अशोक की पहचान श्रीलंका के राजा प्रियदर्शी तिस्य से कर दिया था। लेकिन अशोक की पहचान अशोक के रूप में किसने किया था, तो एक विद्वान है जिनका नाम है टर्नर महोदय। पूछा जाए कि अशोक की पहचान अशोक के रूप में किसने किया था, तो टर्नर महोदय ने किया था। किसने किया था, तो टर्नर महोदय ने किया था। टर्नर महोदय ने किया था, ये किया था टर्नर महोदय ने अशोक की पहचान अशोक के रूप में की थी। तो ये बेसिक जानकारी की क्वेश्चन की जानकारी हम लोग पिछली क्लास में ले चुके हैं। वो क्लास हमारी टेक्निकल कारण के कारण खराब हो गई थी, इस वजह से मुझे फिर से क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है मौर्यकाल इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, तो जैसे कि अभिलेख हो जाते हैं, जीवाश्म हो जाती हैं, मूर्तियाँ हो जाते हैं, मृदभांड हो जाती हैं। ये सब जो साधन होते हैं वो पुरातात्विक साधन होते हैं। साहित्य स्रोतों पे तो हमारी क्लास हो चुकी है ऑलरेडी। तो साहित्य स्रोतों का जो केंद्र बिंदु था वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था और मेगस्थनीज की इंडिका थी। और पुरातात्विक साधनों में बात करें तो पुरातात्विक साधनों में केंद्र बिंदु हो जाएगा अशोक के अभिलेख, क्योंकि अशोक के अभिलेखों से सबसे ज्यादा ही, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे दो विद्वान हैं जैसे देवदत्त और भंडारकर महोदय हैं, रामकृष्ण भंडारकर महोदय जो हैं ऐसे इतिहासकार हैं जो अशोक का इतिहास अभिलेखों के आधार पे ही लिख डाले हैं। मतलब अशोक के अभिलेख इतने पर्याप्त हैं कि उसका इतिहास केवल अभिलेख के आधार पे ही लिखा जा सकता है। तो देवदत्त और रामकृष्ण भंडारकर महोदय ऐसे इतिहासकार हैं जो बिना साहित्य स्रोत को जाने हुए अभिलेख के आधार पे ही अशोक का पूरा इतिहास लिख डाले हैं। ये भी पूछा जा सकता है। अब हम बात करें अशोक के अभिलेखों को जो हम पढ़ेंगे कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे। जैसे कि बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि कहीं पे लघु स्तंभ लिखा जाता है, शिला लिखा जाता है, बृहत स्तंभ लिखा जाता है और फिर गुहा लिखा जाता है। बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, तो उसमें प्रॉब्लम होती है बच्चों को समझने में। तो हम आज कॉन्सेप्ट क्लियर करके धीरे धीरे समझते हैं ग्राफ के माध्यम से। ये पुरातात्विक साधनों में हम अशोक के अभिलेखों को पढ़ेंगे 3 भागों में, पहले बांट के पढ़ेंगे। पहला भाग हो जाएगा हमारा शिलालेख, पहला भाग हमारा हो जाएगा शिलालेख। दूसरा हो जाएगा हमारा ये स्तंभ लेख। तीसरा हो जाएगा भाग हमारा गुहा लेख। अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, तीसरा है गुहा लेख। अब इन लेखों को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, 2 को। अगर हम बात करें शिलालेख की तो शिलालेख को पुनः 2 भागों में बांटा गया। कैसे बांटा गया है, तो जो ये शिलालेख है, शिलालेखों को
पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है जो वो बृहद शिलालेख बांटा गया है, दूसरा भाग जो बांटा गया है वो लघु शिलालेख के भाग में बांटा गया है। ये पहला भाग हो गया हमारा शिलालेख। शिलालेख पहला भाग है इसका। अशोक के अभिलेखों के पहले प्रकार हैं। पहले प्रकार को इस दो भागों में बांटा गया, पहला बृहद शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख। अगर हम स्तंभ लेख की बात करें तो स्तंभ लेखों को भी दो भागों में बांटा गया है। पहले की बात करें तो पहला है बृहद स्तंभ लेख, दूसरा हो जाएगा लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख हो जाएगा। अगर गुहा लेखों की बात करें तो गुहा लेख वैसे लेख होते हैं जो प्रकृति रूप से जो गुफाएं होती हैं, गुफाओं के अंदर के जो भिक्षु निवास करते थे आजीविक संप्रदाय के लिए अशोक उसके पौत्र दशरथ ने जो गुफाओं का निर्माण करवाया था, उनके अंदर गुफाओं के अंदर जो खोदे गए लेख रहते थे, अभिलेख रहते थे, उन्हें गुहा लेख कहा जाता था। तो अगर हम समझने का प्रयास करें चित्र के माध्यम से, तो जैसे कि ये शिलालेख कोई प्रकृति शिला पड़ी गई, चट्टान पड़ा हुआ है, तो कोई बड़ा पत्थर उठा के अगर उस पर कोई बड़ा पत्थर पे कोई लेख लिख दिया जाता है, ऐसे लेख लिख दिया जाता है, तो उसे कहते हैं बृहद शिलालेख। अगर कोई छोटे पत्थर पे लिख दिया जाता है, कोई छोटा पत्थर पड़ा है उस पर कोई संदेश लिख देता है, राजा लिखवा देता है, तो उसे लघु स्तंभ लेख लघु शिलालेख कहते हैं। स्तंभ लेख की बात करें तो स्तंभ लेख में दो प्रकार कैटेगरी बढ़ जाती है। तो बृहद स्तंभ लेख की बात करें तो स्तंभ लेख जो ना गोल तरीके के मिलते थे, तो स्तंभ लेख कैसे होते थे, स्तंभ लेख अधिक तो स्तंभ लेख जो पाए गए हैं वो गोल आकार में पाए गए हैं, कुछ ऐसे पाए गए हैं जिनपे अच्छी पॉलिश पाई गई है, अच्छी पॉलिश पाई गई कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे अलग अलग जानवरों की आकृति दी गई है, यहाँ पे कमल के निशान दिए गए और इसके नीचे यहाँ पे लिख दिया गया है। अगर बड़ा स्तंभ लेख है तो उसे बृहद स्तंभ लेख कहा गया। अगर कोई छोटा ही स्तंभ लेख, अगर कोई ऐसे लेके कोई छोटा सा स्तंभ लेख लेके उस पर लेख लिखवाए गए हैं तो उसे लघु स्तंभ लेख कहा गया है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किसे बृहद स्तंभ लेख कहते हैं, किसे लघु स्तंभ लेख कहते हैं, किसे बृहद शिलालेख कहते हैं, किसे लघु शिलालेख कहते हैं। तो बस इसमें यही अंतर था। और सभी जो बृहद स्तंभ लेख या लघु स्तंभ लेख है, सभी पे आकृति अलग अलग है और सभी पे लिखने का संदेश अलग अलग है। और इस पे ये एक आरोप लगाया जाता है अशोक पे, इसके जो इतिहास ये अभिलेख लिखने की परंपरा है ये ईरान से सीखी थी। लेकिन ईरान के जो अभिलेख है, अशोक के अभिलेख हैं, उसमें कोई समानता नहीं पाई जाती है। जहाँ ईरान के अभिलेख टुकड़ों में पाए जाते हैं, वहीं अशोक के अभिलेख एकाश पत्थर को तराश के बनाए गए हैं। ऊपर से जितनी अच्छी पॉलिश अशोक के अभिलेखों में पाई जाती है, उतनी अच्छी पॉलिश ईरान के अभिलेखों में नहीं पाई जाती है। तो बहुत सारे तर्क है जिसके आधार पर काटा जा सकता है कि अशोक के अभिलेख ईरान के अभिलेखों से भिन्न थे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या अभिलेख थे, कौन से थे। तो अब हम एक एक पार्ट उठा के पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे शिलालेख, फिर पढ़ेंगे स्तंभ लेख, फिर पढ़ेंगे गुहा लेख। और उसमें क्या क्या कहा गया है इन लेखों के माध्यम से अशोक अपनी जनता को, अपनी प्रजा को क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है और अपने प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहता है अभिलेखों के माध्यम से। तो ये स्टार्ट करते। और जितने भी ये अभिलेख लगवाता है अशोक, वो अपने साम्राज्य की सीमावर्ती इलाकों में लगवाता है और उसके बाद जहाँ पे पब्लिक का आना जाना ज़्यादा रहता था वहाँ पे लगवाता है। बृहद शिलालेख तो ज़्यादातर वहीं देखने को मिलते हैं जहाँ पे पब्लिक का आगमन ज़्यादा रहता है, क्योंकि राजा के संदेशों को वहीं ज़्यादा पढ़ा जा सकता है जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा इकट्ठा हो सकती है। और छोटे छोटे अभिलेख वहाँ पे राजा अपने सीमावर्ती सीमांकन कर दिया है अभिलेखों के माध्यम से, कि इससे ये भी पता चल जाता है अगर अशोक का अभिलेख इस क्षेत्र में पाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि अशोक की सीमा इस साम्राज्य तक थी। इससे ये भी संदेश मिलता है, इससे पर्दाफाश होता है कि यहाँ तक अशोक का साम्राज्य विस्तार था। शिलालेख में पहली कैटेगरी हम पढ़ेंगे बृहद शिलालेख। तो बृहद शिलालेख की बात करें तो बृहद शिलालेख जो है वो कुल 14 हैं। कुल 14 जो बृहद शिलालेख है उसमें कुछ अलग अलग बातें कही गई हैं और ये पाए गए हैं कुल 8 स्थानों से। बृहद शिलालेखों की बात करें कि
बृहद शिलालेखों की बात करें तो बृहद शिलालेखों की जो संख्या है वो 14 है, जो 8 स्थानों से पाई गई है। और 14 शिलालेखों में सेम बात की कही गई है। तो वो स्थान देख लेते हैं जहां से ये 14 बृहद शिलालेख पाए गए हैं, वो 8 स्थान कौन कौन से हैं। और जिसमें कुछ अलग कहा गया है उसको हम लोग अलग से इसमें देख लेंगे। अगर हम बात करें जो ये बृहद शिलालेख है ये कितने हैं, इनकी संख्या है 14। इनकी संख्या है 14। और पाए कितने गए हैं, कितने स्थान से, तो 8 स्थान से पाए गए हैं। ये बृहद शिलालेख है 14, पाए गए हैं 8 स्थान से। और कौन कौन किन किन स्थानों से पाए गए हैं हम लोग इसको देख लेते हैं। तो अगर पहले की बात करें, पहला बृहद शिलालेख जो है हमारा है ये पहला हो जाएगा मानसहरा। मानसहरा जो बृहद शिलालेख है, यहाँ पे बृहद शिलालेख आप अपने आप ऐड कर लीजिएगा। मानसहरा बृहद शिलालेख जो है ना ये पाकिस्तान के हजारा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है कि ये खरोष्टी लिपि में पाया जाता है। और खरोष्टी लिपि में पाया जाता है, खरोष्टी इसमें जो पाई गई है वो दाएं से बाएं लिखी गई है। तो ये एनटीए द्वारा पूछा गया है कि खरोष्टी किस दिशा में लिखी गई है। तो मानसहरा में जो खरोष्टी लिपि लिखी गई है वो दाएं से बाएं लिखी गई है। और इस अभिलेख की खोज जो किए थे वो कनिंघम महोदय ने किया था। मानसहरा से ये फैक्ट निकल के आते हैं। पहला हो गया हमारा बृहद शिलालेख। दूसरे बृहद शिलालेख की बात करें तो दूसरा बृहद शिलालेख है शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी कहाँ पड़ता है, तो शहबाजगढ़ी ये पाकिस्तान के पेशावर वाले क्षेत्र में पड़ता है। पहला पाकिस्तान के हजारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, और दूसरा शहबाजगढ़ी जो पड़ रहा है ये पेशावर पाकिस्तान के पेशावर क्षेत्र में पड़ रहा है। इसकी खोज किसने किया, तो इसकी खोज 1836 ईस्वी में कोट महोदय ने किया था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या मिलता है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये मिलता है कि इसमें वृक्षारोपण की चर्चा मिलती है। वृक्षारोपण की, वृक्षारोपण की अशोक इस अभिलेख में वृक्षारोपण पे जोर देती है कि लोगों को और राज्य शासन प्रशासन के द्वारा, दोनों के द्वारा वृक्षारोपण करना चाहिए। जैसे कि हमारे आज के गवर्नमेंट वृक्षारोपण पे बहुत जोर देती है जलवायु और वायु को ध्यान रखते हुए। और उससे पहले हमारे 2000 वर्ष पहले हमारे मौर्य साम्राज्य में इतनी चेतावनी, इतनी उन्नतशील व्यवस्था थी कि अशोक का जो शहबाजगढ़ी बृहद शिलालेख मिल रहा उसमें वृक्षारोपण जैसी बात कही गई है। तो कितनी मतलब उन्नतशील सोच के रहे होंगे लोग कि वृक्षारोपण से जागरूक थे। हमारे आज के लोग जो इतनी मतलब कि उन्नतशील टेक्नोलॉजी सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हम लोग वृक्षारोपण पे उतना जोर नहीं देते। लेकिन देखो एक शासक के द्वारा कहा जा रहा है, तब की जनता इतना तो पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत कम ही लोग रहते थे पढ़े लिखे। तब की जो शासक है ना वो वृक्षारोपण पे राजकीय आदेश पारित कर रहे हैं अभिलेखों के माध्यम से कि वृक्षारोपण करना चाहिए। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता हो जाती है। शहबाजगढ़ी जो पेशावर में पड़ता है, इसको खोजे थे 1836 में कोट महोदय, और इसमें भी खरोष्टी लिपि पाई जाती है। तो मानसहरा और शहबाजगढ़ी में खरोष्टी लिपि पाई जाती है, और दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। और खरोष्टी जो पाई जाती है वो दाएं से बाएं पाई जाती है। ये हो गया दूसरा बृहद शिलालेख। अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा बृहद शिलालेख तो ये है गिरनार बृहद शिलालेख की बात करें, ये कहाँ पड़ता है, तो ये जूनागढ़ गुजरात वाले क्षेत्र में पड़ता है। इसमें कुछ खास विशेषता नहीं है। इसके बाद बात करें, पांचवा है एरागुंडी जो बृहद शिलालेख है ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसको खोजा किसने था, तो इसको खोजे थे 1921 में अनु घोष महोदय ने खोजा था। एरागुंडी कहाँ पड़ता है, तो एरागुंडी आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। किसने खोजा था, तो 1921 में अनु घोष महोदय ने खोजा था। ये हो गया चौथा। अगर हम पांचवे की बात करें तो पांचवा है ये जौगढ़ जो पड़ता है ये उड़ीसा के गंजाम जिले में डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। छठे की बात करें तो छठा है ये कालसी जो पड़ता है ये उत्तराखंड के देहरादून में पड़ता है। ये 1860 ईस्वी में इसको किसने प्राप्त किया था,
तो फॉरेस्ट महोदय ने प्राप्त किया था। फॉरेस्ट जंगल से याद रख सकते हैं कि उत्तराखंड में हरियाली ज़्यादा पाई जाती है, तो वहाँ पे जंगल ज़्यादा पाया जाता है, जंगल में ही कालसी की खोज हुई थी। तो छठे नंबर का जो कालसी बृहद शिलालेख है वो देहरादून में पाया जाता है और 1860 में फॉरेस्ट महोदय ने इसको खोजा था या पाया था। सातवें बृहद शिलालेख की बात करें तो यह सोपारा से प्राप्त हुआ है। सोपारा कहाँ पड़ता है? ये थाड़े। थाड़े कहाँ पड़ता है? तो मुंबई या महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में पड़ता है, ये महाराष्ट्र हो गया सोपारा। आठवें की बात करें तो आठवां है धौली। धौली जो पड़ता है ये उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसकी खोज जो किए थे वो 1837 में कीटो महोदय ने किया था। इस अभिलेख से धौली से ये जानकारी मिलती है अशोक की शासन की नीति के बारे में मिलती है। अशोक कलिंग धौली पे जो विजय प्राप्त करता है उसके बाद अशोक वहाँ के शासन के प्रति जो जो उसकी शासन नीतियाँ थी उसके बारे में अशोक बताता है। तो धौली जो बृहद शिलालेख है ये कलिंग की जो शासन नीति थी उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये हो गए 14 बृहद शिलालेख जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं हमें। अब बात कर लेते हैं ये जो 14 बृहद शिलालेख है इनमें क्या क्या कहा गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है और पूछ लिया जाता है। कोई शिलालेख उठा के सडनली पूछ लिया जाता है कि इससे किसमें क्या कहा गया है। तो ये याद रखिएगा कि जो ये 14 बृहद शिलालेख हैं ये 8 स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। कौन कौन से हैं? मानसेरा है, शाहबाजगढ़ी है, गिरनार है, एरागुंडी है, जौगढ़ है, कालसी है, सोपारा है और धौली है। शासन नीति उड़ीसा की शासन नीति के बारे में पता चलता है। अगर बृहद शिलालेखों की बात करें तो पहले बृहद शिलालेख की बात करें कौन सा है? 14 बृहद शिलालेख। तो पहले बृहद शिलालेख की बात करें ये सब में जो 8 स्थानों से पाए गए सब में बात सेम कही गई, जिसमें अलग कहा गया। जैसे इसमें अशोक की शासन की नीति के बारे में अलग से पता चलता है, इसमें शाहबाजगढ़ी में वृक्षारोपण की चर्चा मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है। शिलालेख फर्स्ट की बात करें कि शिलालेख फर्स्ट में क्या कहा गया है तो बृहद, इसमें बृहद अपने आप से लग जाएगा क्योंकि जगह कम है तो केवल शिलालेख लिखे है। तो बृहद शिलालेख 1 की बात करें कि बृहद शिलालेख 1 में क्या अशोक कहता है तो बृहद शिलालेख 1 में अशोक पशु बल की निंदा करता है कि पशुओं की जो बलि होती थी पहले, हजारों पशुओं की जो धार्मिक कार्य रहते थे उसमें बलि दी जाती थी, तो पशु बल की निंदा करता है। इसके बाद जो राजकीय भोजनालय होता था, राज का भोजनालय होता था उसमें डेली के डेली सैकड़ों पशु मारे जाते थे खाने के लिए। लेकिन वो फर्स्ट शिलालेख में कहता है कि पशु बल की निंदा करता है, कहता है अब जो मारे जा रहे हैं वो 2 मोर 1 हिरन मारा जा रहा है, वो भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। तो यहाँ पे हिंसात्मक कार्रवाई दिखती है क्योंकि 2 मोर 1 हिरन मारे जाने की आज्ञा अशोक स्वयं देता है और भविष्य में कोई भी जीव जंतु नहीं मारा जाएगा ऐसी संभावना व्यक्त करता है। तो जहाँ अशोक कलिंग के बाद अहिंसा की नीति फॉलो कर रहा है वहीं शिलालेख फर्स्ट में कह रहा है कि 2 मोर और 1 हिरन राजकीय भोजनालय के लिए मारा जा रहा है, भविष्य में कोई भी नहीं मारा जाएगा। लेकिन जहाँ पे सैकड़ों जानवर मारे जाते थे राजकीय भोजनालय के लिए, उसके जगह पे अब केवल 2 मोर 1 हिरन मारा जा रहा है, भविष्य में वो भी नहीं मारा जाएगा, ऐसी बात कहता है अशोक शिलालेख 1 में कहता है। शिलालेख 2 की बात करें अगर हम, शिलालेख 2 में क्या कहता है? बृहद शिलालेख 2 में अशोक कहता है मनुष्य और पशु के लिए चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड कराता है। अशोक जो है ना कलिंग युद्ध के बाद, ये जो बृहद शिलालेख हैं ये कलिंग युद्ध के बाद के ही लिखे गए हैं क्योंकि उसके हृदय परिवर्तन के कारण ही इसमें ज्यादातर आज्ञाएं लिखी हुई हैं। तो सेकंड शिलालेख में अशोक मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा की सुविधा प्रोवाइड कराता है, उसके बारे में कहता है। और
अपने ही प्रजा को वो चिकित्सा सुविधा नहीं देता है। देखो अशोक इतना दयालु किस्म का हो गया है कि वो मनुष्य के लिए चिकित्सा सुविधा तो प्रोवाइड करा ही रहा है, इसके अलावा पशुओं के लिए भी करा रहा है। और इसके अलावा जो पड़ोसी राज्य हैं उनका नाम आता है। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो है वे चेर है, चोल है, पांडे है, सत्यपुत्र है और तामपड़ी है। ये नाम पूछा जाता है कि ये कौन से अभिलेख में आए, तो ये बृहत शिलालेख 2 में आए हुए हैं। कौन कौन से हैं? तो चेर है, चोल है, पांडे है, सत्यपुत्र है, तामपड़ी है। ये ऐसे पड़ोसी राज्य हैं, ये अशोक के साम्राज्य से बाहर हैं, ये उसके सीमावर्ती पड़ोसी राज्य मित्र राज्य हैं। इनको भी ये सुविधा प्रोवाइड करवाता है। जो सुविधा अपनी प्रजा को दे रहा है, मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा सुविधा दे रहा है, उनकी हॉस्पिटल की सुविधा दे रहा है, वही सुविधा अपने पड़ोसी राज्यों को उल्लेख करता है कि इनके लिए भी ये सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। ये हो गया दूसरा शिलालेख। अगर हम तीसरे शिलालेख की बात करें तो तीसरा बृहत शिलालेख है। इसे नियुक्ति अनुसंधान कहा जाता है क्योंकि इसमें नियुक्तियां की गई हैं ज्यादातर, इसीलिए थर्ड शिलालेख को नियुक्ति अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। इसमें रज्जुक, युक्तुक और प्रादेशिक नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जो ये युक्तुक अधिकारी है, इसकी चर्चा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलती है। रज्जुक अधिकारी जो है ना, ये सभी प्रकार के कार्यों के लिए जिम्मेदार होता था। लगभग आज के डीएम के समान रहता था रज्जुक अधिकारी। तो ये युक्तुक की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, और जो रज्जुक है ये कुछ आज के डीएम के भांति रहता था। तो तीन अधिकारियों की नियुक्ति की जानकारी किसमें मिलता है? तो थर्ड शिलालेख में मिलता है, इनके नामों का उल्लेख मिलता है। और नियुक्ति अनुसंधान किसे कहा जाता है? तो थर्ड, इससे याद कर सकते हैं कि 3 अधिकारी हैं और तीसरे अभिलेख में है और उनकी नियुक्ति की चर्चा की गई है। सिंपल से याद कर सकते हैं। इसके बाद इसी में महामात्य, इसी अभिलेख में कहता है कि जो ये अधिकारी नियुक्त करते हैं उन्हीं अधिकारियों के बारे में उसको कहता है कि ये महामात्य हर वर्ष जाएंगे राज्य में, निरीक्षण करेंगे, पर्यवेक्षण करेंगे कि क्या सुधार हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। ये जो अधिकारियों की नियुक्ति तीनों कर रहा है अशोक, रज्जुक, युक्तुक, प्रादेशिक, इनसे आदेशित करता है कि ये हर 5वें वर्ष महामात्य जाएंगे और साम्राज्य का निरीक्षण करेंगे, क्या सुधार हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, कैसे क्या होना चाहिए, ऐसा कहता है। इसके बाद अल्प व्यय धम का अंग बताया है, मतलब मितव्ययी रहना, खर्च के बारे में कम खर्च करना। अल्प व्यय जो है ना वो धम का अंग ही है। तो धम के रूल में अल्प व्यय जो कम खर्चा करना वो धम का अंग माना जाता था। तो अल्प व्यय धम का अंग था। इसके बाद शिलालेख 4 की बात करें कि शिलालेख 4 में क्या कहा गया है, तो बृहत शिलालेख 4 में अशोक भेड़ घोष के स्थान पे धम्म घोष की घोषणा करता है। इसका क्या मतलब है? भेड़ घोष के स्थान पे धम्म घोष की चर्चा करना। तो इसका मतलब ये है कि अशोक पहले बहुत हिंसात्मक था, कि हर क्षेत्र में वो हिंसा करता था, अहिंसा का पालन बिल्कुल नहीं करता था। लेकिन अशोक आज से ये दृढ़ निश्चय करता है कि वो आज से कोई हिंसा नहीं करेगा, आज से अहिंसात्मक चीजों को अपनाएगा। जहाँ पे लाखों सैकड़ों कत्ल होते थे, आज के बाद वो अहिंसा को अपनाएगा। जहाँ पे भोई घोष होते थे, वहां पे अब धम्म घोष होगी। धम्म की आवाजें आएंगी, धम्म के होश और धम्म की चीजें सुनाई देंगी। धम्म जो है ना वो धम्म कहा जाता है। अशोक का धम्म जो है ना सभी धर्मों का सार माना जाता है, और सभी धर्म अच्छे ही गुण होते हैं, अच्छी चीजें ही बताते हैं, अच्छी चीज करने के लिए बताते हैं। तो अशोक का जो धर्म था सभी धर्मों का, एनिमल जितने भी धर्म है प्रेजेंट टाइम में, सभी धर्मों का सार था। तो अशोक भेरी घोष के स्थान पे धम्म घोष को जो घोषित करता है वो चौथे शिलालेख बृहत शिलालेख में करता है। इसके बाद चौथे शिलालेख में ही अशोक धम्म के प्रभाव का वर्णन करता है कि धम्म के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ये शिलालेख 4 हो गया। अगर शिलालेख 5 की बात करें कि शिलालेख 5 क्या है, तो शिलालेख बृहत शिलालेख 5 में कहता है अशोक धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। धम्म 3 अधिकारियों की नियुक्ति हम देखे थे किसमें किया था, तो 3 अधिकारियों की नियुक्ति तीसरे में किया था। लेकिन धम्म महामात्रों की जो नियुक्ति करता है अशोक, वो करता है 5वें शिलालेख में करता है। इसके अलावा 5वें शिलालेख में अशोक कहता है सभी मनुष्य मेरी संतान है। सभी मनुष्य क्या है? मेरी संतान है।
तो सभी प्रजा को वो अपने पुत्रवत व्यवहार करता है, ऐसा कहना चाहता है। तो पांचवें अभिलेख में अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। हम नंबर 6 बृहद शिलालेख की बात करें तो 6 में अशोक कहता है आत्मनियंत्रण की शिक्षा देता है। अशोक कहता है कि अपनी आत्मा पे कैसे नियंत्रण पाया जाए, कैसे कंट्रोल पाया जाए। हमारी अनंत इच्छाएं होती हैं, इतनी इच्छाएं रहती हैं, उन पे हम कैसे नियंत्रण पाएं। ऐसी जो इच्छाएं हैं वो अशोक अपने अभिलेख शिलालेख 6 में कहता है। तो आत्मा पे कैसे नियंत्रण पाए, ये जो शिक्षा है वो आत्मनियंत्रण की शिक्षा जो है ना, वो शिलालेख 6 में अशोक कहता है। इसके बाद अशोक सबसे इंटरेस्टिंग बात कहता है शिलालेख 6 में, ये स्टार कर लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं पूछी जाएगी। और उसके बाद एनटीए द्वारा तो कई बार पूछी ही गई है, क्योंकि बहुत पुराने टाइम पे पूछी गई है, अभी इधर हाल ही में भी नहीं पूछी गई है। शिलालेख 6 में अशोक कहता है कि आम जनता किसी भी वक्त किसी भी समय राजा से मिल सकती है। ये सबसे बहुत बड़ी बात है कि एक साम्राज्य का राजा कह सकता है कि आम जनता किसी भी वक्त राजा से मिल सकती है। राजा सो रहा है, राजा खा रहा है, राजा आराम कर रहा है, राजा अपने शयन कक्ष में है, एनीवन राजा कहीं भी है, किसी भी वक्त राजा किसी विशेष परिस्थितियाँ ऐसे आज के टाइम पे कहते हैं कि विशेष इमरजेंसी होगी तब कोई डीएम से मिल सकता है या फिर सीएम पीएम से मिल सकता है। लेकिन तब के समय पे 2000 ईसा पूर्व किसके समय में हमारे अशोक महान ऐसे शासक थे जो कहते हैं अपने शिलालेख 6 में कहते हैं कि शिलालेख 6 में कहते हैं कि आम जनता किसी भी वक्त राजा से मिल सकती है। वो भी देखो मौखिक रूप से नहीं कह रहे हैं, वो अभिलेखी साक्ष्य है कि कोई पलट नहीं सकता है। जैसे कि आज कोई लिख के दे दे ऑटोग्राफ, वैसे ही एक अभिलेखी साक्ष्य है कि राजा कह रहे हैं कि किसी भी वक्त आम जनता राजा से मिल सकती है। अब शिलालेख 7 की बात करें कि 7 में क्या कहा गया है, तो 7 में अशोक कहता है सांप्रदायिक सहिष्णुता की बात करता है। सांप्रदायिक सहिष्णुता की बात से क्या मतलब है, सांप्रदायिक सहिष्णुता की जितने भी धर्म हैं समकालीन अशोक के साम्राज्य में जितने भी धर्म थे सभी धर्मों की इज्जत करनी चाहिए, किसी भी धर्म का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अपने धर्म का आदर करो, दूसरे के धर्म की उपेक्षा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि सब लेख में कहता है, तो अभिलेख 7 में कहता है। तो शिलालेख बृहद शिलालेख 7 में अशोक कहता है धार्मिक सहिष्णुता पे बल देता है कि सभी धर्मों की हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जैसे हमारा धर्म अपने धर्म को उच्च घोषित करो, दूसरे के धर्म का तिरस्कार करो, तो ये अच्छा नहीं है, ऐसा कहता है अशोक। इसके बाद 7वें अभिलेख की विशेषता है कि ये सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है। सबसे लंबा अभिलेख जो माना जाता है वो बृहद शिलालेख 7 माना जाता है। अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो रोमनदेही माना जाता है। तो अशोक का सबसे लंबा शिलालेख पूछा जाए बड़ा कौन सा है, तो बृहद शिलालेख 7 है। और अशोक का सबसे छोटा शिलालेख पूछा जाए तो रोमनदेही जो शिलालेख है वो है। अगर शिलालेख 7 हो गया। शिलालेख 8 की बात करें कि शिलालेख 8 क्या है, तो बृहद शिलालेख 8 में अशोक कहता है कि अशोक की जो धम्म यात्रा थी, अशोक जो अपनी धम्म यात्राएं प्रारंभ करता है, कलिंग की जो विजय करता है, अशोक अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष जब कलिंग युद्ध की विजय करता है, विजय करने के बाद जब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, तो उसके बाद राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष वो धम्म के तरफ से वो अहिंसा के तरफ झुकाव हो जाता है। इस कारण वो बौद्ध धर्म ग्रहण करता है। फिर वो धम्म के प्रभाव में आके वो बौद्ध गया की यात्रा करता है। तो किस वर्ष करता है ये पूछा जाता है। और ये याद रखिएगा, अशोक जितनी भी तिथियां बताता है वो अपने राज्य अभिषेक से जोड़ के बताता है। जैसे कि अभी राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पे आक्रमण किया, और राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने पहली धम्म यात्रा किया। अशोक की जो पहली धम्म यात्रा हुई वो कब हुई, तो राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष हुई। अशोक की पहली धम्म यात्रा जो हुई है वो 10वें वर्ष हुई है। पूछा जाए अशोक की पहली धम्म यात्रा कब हुई, तो राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष हुई है। और किस अभिलेख में कहा गया है, तो 8वें शिलालेख बृहद शिलालेख में कहा गया है। और बात करें कि कहाँ की थी, तो बोध गया की थी, बोध गया की थी।
और 12वें वर्ष जो करता है निगाली सागर की करता है, फिर जाके 20वें साल जो करता है वो लुम्बिनी की करता है। तो राजअभिषेक की 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा करता है और 12वें वर्ष निगाली सागर की करता है, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करता है, अशोक करता है। तो ये हो गया 8वां शिलालेख बृहद शिलालेख। अगर 9वें शिलालेख बृहद शिलालेख की बात करें कि 9वें में क्या कहा गया है, तो 9वें में अशोक कहता है कि धम्म समारोहों का वर्णन करता है और जो धम्म के समारोह होते थे उनका वर्णन करता है। इसके बाद जो छोटे त्योहार होते हैं उन पर रोक लगा देता है। तो इसको याद करने के लिए जैसे कि नवरात्रि छोटा त्योहार माना जाता है, दशहरा बड़ा त्योहार माना जाता है। तो दशहरा बड़ा त्योहार, नवरात्रि छोटा, नवरात्रि तो 9वें शिलालेख में है, तो इसलिए छोटे त्योहारों पे रोक लगा दिया अशोक ने। छोटे त्योहारों पे रोक लगा दिया 9वें शिलालेख में। और धम्म समारोहों के जो बड़े धम्म समारोह रहते थे उनका वर्णन करता है। ये हो गई 9वां शिलालेख। अगर 10वें शिलालेख की बात करें कि 10वां शिलालेख क्या कहता है अशोक का, तो 10वें शिलालेख अशोक का कहता है कि धम्म नीति का वर्णन करता है। और 10वें शिलालेख में अशोक की जो धम्म नीति है, अशोक के धम्म नीति एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अशोक की धम्म नीति क्या थी, अशोक का धर्म था कि ये कोई अलग नीति थी। तो अशोक की धम्म नीति का जो वर्णन पाया जाता है वो शिलालेख 10 में पाया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि शिलालेख बृहद शिलालेख किस शिलालेख में अशोक की धम्म नीति का वर्णन पाया जाता है, तो बृहद शिलालेख 10 में अशोक की धम्म नीति का वर्णन पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें बृहद शिलालेख 11 की बात करें, तो बृहद शिलालेख जो 11 है इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें अशोक कहता है मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं, मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं। तो यहाँ पे भी अशोक को के अंदर धार्मिक सहिष्णुता दिख रही है। तो धार्मिक सहिष्णुता देखा जाए तो 7वें अभिलेख में भी दिख रही है और 11वें में भी दिख रही है, और अभी आगे हम लोग देखेंगे तो 12वें में भी दिख रही है। तो एनटीए में ये सजाने के क्रम में अक्सर पूछ लेते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता की बात किस किस अभिलेख में की गई है। तो धार्मिक सहिष्णुता की बात स्पष्ट दिख रहा है कि 7वें में की गई है, 11वें में की गई है, क्योंकि इसमें कहता है अशोक कहता है क्योंकि अशोक का जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है, और वो कहता है मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं, क्योंकि वो कहता है कि राजा जो है ना वो बौद्ध धर्म का है, हमारी प्रजा हर प्रकार के धर्मों को फॉलो करती है। तो हो सकता है कि इससे पहले जो सत्ता थी वो ब्राह्मणों की थी, तो इस कारण हो सकता है कि जो हमारे प्रांतीय शासक और प्रशासक रहते हैं वो ब्राह्मणों को सताएं। तो इस वजह से वो राजकीय आदेश पारित करता है, लेख लिखवाता है कि मेरे अधिकारी स्पष्ट कहता है कि वो ब्राह्मणों का भी अपने राज्यकाल में ध्यान रख रहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं। किस अभिलेख में कहता है राज, तो ये 11 में कहता है। इसको याद रखने के लिए तो ब्राह्मणों को दान देने के लिए ज्यादातर 11 रुपए ही दान दिए जाते हैं। तो ये 11 रुपए जो दिए जाते हैं वो ब्राह्मणों को दिए जाते हैं। किस अभिलेख में है, तो 11वें अभिलेख में है, बृहद शिलालेख में। तो 11वें बृहद शिलालेख में अशोक कहता है मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं, और याद करने के लिए तो ब्राह्मणों को 11 रुपए ही दिए जाते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। 11वां हो गया। अगर 12वें की बात करें कि 12वां बृहद शिलालेख, तो 12वें शिलालेख ये है बृहद शिलालेख। इसमें कहता है सांप्रदायिक सहिष्णुता की बात करता है। तो शिलालेख 12 में भी अशोक धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। 12 में करता है, 11 में करता है, उसके बाद 7 में करता है। सभी धर्मों का धार्मिक सहिष्णुता का मतलब है कि हमारे धर्म में हमारे राज्य में जितने भी धर्म है सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने धर्म का सम्मान करो और दूसरे धर्म का उपेक्षा करो, तिरस्कार करो। तो सभी धर्मों का सम्मान करना ही धार्मिक सहिष्णुता कहलाता है। इसके बाद स्त्री महामातृ के बारे में अशोक कहता है, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति के बारे में कहता है, उल्लेख में आया है। इसके बाद 13वें शिलालेख की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है 13, क्योंकि 13 के ही कारण तो इतने सारे शिलालेख बने हुए थे। क्योंकि जो कलिंग युद्ध हुआ था उसी के बाद जो शिलालेख लिखवाया गया है वो बृहद शिलालेख 13 है। तो सबसे पुराना जो माना जाता है 12 बृहद शिलालेखों में वो 13 सबसे पुराना माना जाता है। ये एनटीए द्वारा सजाने को पूछा गया था, तो उसमें से शिलालेख 13 सबसे पुराना माना गया था। फिर तीसरे नंबर पे 3 था, ये 13 वाला सबसे पुराना माना गया था। उसके बाद तीसरा सबसे पुराना माना गया था, ये तीसरा माना गया था। उसके बाद अन्य स्तंभ लेख दिए,
गए थे। तो 2 का तो हमें आंसर के हिसाब से कॉन्सेप्ट पता चल गया था कि सब में सबसे 14 में से त्यारा सबसे पुराना है, उसके बाद तीसरा सबसे पुराना है। तो त्यारा की बात करें तो त्यारा सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। तो अशोक के 13वें बृहद शिलालेख की बात करें तो इसमें कलिंग युद्ध के वर्णन मिलता है और हृदय परिवर्तन के बारे में वर्णन मिलता है। 13वें शिलालेख में अशोक किस प्रकार कलिंग की विजय करता है, वहाँ का कैसे नरसंहार होता है, उसके नरसंहार के बाद कैसे उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद कैसे उसका बौद्ध धर्म के झुकाव होता है, इसकी जो जानकारी मिलती है वो 13वें शिलालेख में मिलती है। इसके अलावा कुछ विदेशी शासकों के नाम मिलते हैं, उनको देख लेते हैं। वो क्रम सजाने को पूछ लेते हैं कि किस प्रांत के राजा, किस राज्य के राजा हैं, उनका नाम या फिर सराहना नाम और उनके क्षेत्र सजाने को पूछ लेते हैं। तो राजा देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो अगर 12वें शिलालेख में ही 5 समकालीन जो विदेशी शासक थे उनका नाम आता है और उनके क्षेत्र का नाम आता है। तो हम लोग देख लेते हैं। हम देखेंगे जो दूसरा था यहाँ पे पड़ोसी राज्यों का आता था उल्लेख, अब यहाँ पे 5 जो अन्य राजा थे उनका नाम और उनके क्षेत्र का वर्णन आता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से थे। पहला देखें तो पहला है ये मिस्र के राजा हैं। मिस्र के राजा का क्या नाम है, तो मिस्र के राजा जो थे उनका नाम था तुर्मै या फिर टालमी द्वितीय नाम था। दूसरे हैं ये सीरिया के राजा। सीरिया के जो राजा थे उनका नाम था अंतियोकस या फिर एंटियोकस कह सकते हैं। तीसरे राजा का नाम है, ये है मकदूनिया के राजा अंतिकेन या फिर एंटीगोनस। चौथे हैं ये एपीरस। एपीरस जो है ये अलेक्जेंडर जो राजा थे, ये एपीरस ये क्षेत्र है, ये राजा के नाम है। इसके बाद मग के हैं राजा। मग के राजा जो राजा है वो मगस हैं। ये हो गए 5 राजा हो गए, उनके क्षेत्र का नाम आता है। कौन कौन से हैं, तो हैं ये तुर्मै है, तुर्मै या फिर टालमी कह सकते हैं। टालमी है, अंत्योकस है, अंतिकेन है, अलेक्जेंडर है और मगस है। अगर हम बात करें इस ट्रिक के माध्यम से, तो ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए इसको याद कर सकते हैं आत्मा। आत्मा ए फॉर हो जाएगा अंत्योकस, टी फॉर हो जाएगा टालमी, ए फॉर हो जाएगा अंतिकेन, म फॉर हो जाएगा मगस, ए फॉर हो जाएगा अलेक्जेंडर। तो आत्मा के नाम से इसे याद कर सकते हैं। ये 13वां शिलालेख हो गया। 14वें शिलालेख की बात करें तो 14वें शिलालेख में अशोक के कहता है धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा को बताता है। 14वें शिलालेख में जो वर्णन मिलता है वो धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा के बारे में मिलता है। और इसमें अशोक कहता है कि जो अभिलेख में लिखी गई हैं गलतियां हुई हैं, जो भी अंकन में गलतियां हुई हैं, लिखने में गलतियां हुई हैं, उसमें मेरी गलती नहीं, उसमें लिखने वालों की गलती है। वो स्पष्ट ऐसा कहता है कि जो मैं आदेश दे रही हूँ प्रजा को, जो उपदेश दे रही हूँ, जो उससे अनुरोध कर रही हूँ प्रजा से, उसमें कोई मिस्टेक हो रही है लिखने में, तो उसमें मेरी गलती नहीं है, उसमें जो लिखा है लिखने वाले की गलती है। ऐसा कहता है शिलालेख 14 में, और धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यहाँ पे शिलालेख 11 छूट गया है, इसको देख लेते हैं। तो शिलालेख जो 11 है, शिलालेख 11 मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं। इसके अलावा इसमें धम्म नीति की व्याख्या की गई है। सबसे महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है कि धम्म नीति की व्याख्या किसमें की गई है। तो धम्म नीति की व्याख्या मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं, इसके अलावा 11वें में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। तो ये हो गए अशोक के बृहद 14 शिलालेख हो गए। अब अशोक के बृहद 14 शिलालेख हो गए। अब अशोक के लघु शिलालेखों की बात कर लेते हैं। तो